नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो आइए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों, बतानी है कि कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बाण भट्ट, ऑप्शन ए। आप लोग याद रखेंगे कादम्बरी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे बाण भट्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य में बनाया गया है? दोस्तों, बतानी है कि भारत का पहला इग्लू कैफे, आप सभी को दोस्तों पता होगा कि इग्लू क्या होता है। नहीं पता है तो आप लोग समझ लीजिए कि इग्लू दोस्तों बर्फीले जो इलाके होते हैं, यानी कि दोस्तों बर्फ का बनाया हुआ घर होता है, बर्फीले इलाकों में बर्फ का बनाया हुआ घर। तो बतानी है कि भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य में बनाया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या मतलब होता है? दोस्तों, बतानी है कि आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या मतलब होता है, किसका प्रतीक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय शोक का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि दोस्तों अगर तिरंगा झंडा आधा झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि देश में दोस्तों राष्ट्रीय शोक का माहौल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। और आप सभी को दोस्तों एक और फैक्ट्स बता देते हैं, आप लोग याद रखेंगे सऊदी अरब में दोस्तों शोक पर भी क्या होता है, झंडा नहीं झुकता है। आप लोग याद रखेंगे, यानी कि दोस्तों सऊदी अरब एक ऐसा देश है वहां पे दोस्तों किसी भी स्थिति में झंडे को नहीं झुकाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं झुकाया जाता है। लेकिन आप लोग याद रखेंगे आधा झुके हुए जो जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, क्या मतलब होता है, किसका प्रतीक होता है, तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय शोक का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इनमें से कौन सी है? दोस्तों, बताने कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो आप लोग याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। आप सभी को दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में यह झील है। आप लोग याद रखेंगे सोनभद्र जिला में, उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिला में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? दोस्तों, बतानी है कि दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है, पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ब्यूटीरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्यूटीरिक अम्ल। आप लोग याद रखेंगे दुर्गंध युक्त मक्खन में, इसका इस बात का आप लोग दोस्तों याद रखेंगे दुर्गंध युक्त मक्खन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित बिंदु कौन सा है? दोस्तों, बताने हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित जो बिंदु है उसका क्या नाम है, तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा बिंदु है, तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट, जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है भारत का दक्षिण दक्षिण में कौन सा बिंदु, तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो संबंधित है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। बताइए कि किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे ईसा मसीह के जन्म से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा अम्ल स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए, हटाने के लिए। ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों बताने हैं कि सिगरेट लाइटर में इनमें से किस गैस का प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर में? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्यूटेन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है सिगरेट जलाने वाले लाइटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है? दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक किण्वन, फर्मेंटेशन, आप सभी को पता होगा कि किण्वन कौन सी प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन किस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बताने कि इनमें से कौन सा एक किण्वन का यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूध का खट्टा होना। यह भी क्या है? फर्मेंटेशन का उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना, यह भी क्या है? किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है। सी है गन्ने के रस से शराब बनना, यह भी क्या है? किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है? तो हम लोग कह सकते हैं कि उपर्युक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तीनों विकल्प ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों क्या है? किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा एक कार्बन का क्या है? अपरूप नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे हेमेटाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इनमें से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे हेमेटाइट, जो दोस्तों यह एक लोहे का अयस्क है। आप लोग याद रखेंगे हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहे का अयस्क है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमेटाइट, कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी तीनों काजल, ग्रेफाइट और चारकोल, ये तीनों क्या है? कार्बन का अपरूप है। लेकिन दोस्तों हेमेटाइट कार्बन का अपरूप नहीं है, यह लोहे का अयस्क है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में अभी तक आप लोग दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पांडिचेरी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे पांडिचेरी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों बताने हैं कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लियोन वालरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? तो आप लोग याद रखेंगे लियोन वालरस ने। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों बताने हैं कि पृथ्वी तथा बाह्य यानी कि बाहरी अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मैग्नेटोपॉज कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष के बीच के अंतिम रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मैग्नेटोपॉज। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र की भाषा में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बताना है कि इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसे अवसाद कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अर्थशास्त्र की भाषा में अवसाद कहा जाता है किसे? जो बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी होती है, उसे क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेलों की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? दोस्तों, बताने है कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने क्या किए थे दोस्तों, कि जेल की दीवारों पर इन्होंने महाकाव्य कमला लिखा था। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, वो स्वतंत्रता सेनानी थे विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी, आप लोग इनका नाम सुने होंगे, सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, इन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, जेनॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, जेनॉन गैस को अजनबी गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, बताने हैं कि मी टू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे, करण पुरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे, करण पुरी। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कब पहला आक्रमण किया था? दोस्तों, बताने हैं कि बाबर ने दोस्तों भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, 1526 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध में, यह भी आप लोग याद रखेंगे। 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दोस्तों क्या किया था? भारत पर पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? दोस्तों, बताने हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, ये किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किस अंग का एक भाग है? दोस्तों, बताने हैं कि हमारे शरीर में वर्टिब्रेट किस अंग का एक भाग है, हिस्सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारे शरीर में वर्टिब्रेट जो है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का एक भाग है। आप लोग याद रखेंगे, वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुक। हिंदी में इसे कशेरुक कहा जाता है। किसका एक भाग है? तो किस अंग का एक भाग है? तो आप लोग याद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी का। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति संबंध किससे है? दोस्तों, बताने हैं कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, पेट्रोलियम एवं खनिज से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, पेट्रोलियम एवं खनिज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, किनका उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे, चित्तरंजन दास का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों, बताने हैं कि आईने अकबरी नामक जो पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे, अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों। अबुल फजल जो अकबर के बहुत ही करीबी था, इसने लिखा था आईने अकबरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अबुल फजल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों बतानी है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस। और दोस्तों मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। और दलदली भूमि से दोस्तों यह गैस निकलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्लीहा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर में स्थित नहीं है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा देश भारत के उत्तर दिशा में स्थित नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान देश भारत के उत्तर में स्थित नहीं है। बाकी चीन, नेपाल और भूटान तीनों देश भारत के उत्तर में है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान भारत के उत्तर में नहीं है। कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान भारत के उत्तर में स्थित देश नहीं है, उत्तर पश्चिम में स्थित देश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।